हर मर्द जो कि 40 साल से ऊपर एज का होता है उसका जो है गुदूद, जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लोगों की ये कंफ्यूजन होती है कि ये जब बढ़ता है तो ये ट्यूमर ही है, लेकिन ये ना फैलने वाली बीमारी है। मेरा नाम डॉक्टर हारिस और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ, वो है एनलार्ज प्रोस्टेट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि गुदूद है होता क्या है। ये मसाने और जो आपकी पेशाब की नाली है उसको मिलाता है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि जो हमारा सीमेन होता है मर्दों के अंदर, जिसको मनी बोलते हैं, उसके अंदर ये थोड़ा लिक्विफाई उसको करता है, एक चीज उसके अंदर डालता है जो कि स्पर्म को कैरी करने में, आगे बढ़ाने में मदद करता है। क्यों बढ़ता है ये गुदूद, ये किसी को भी नहीं पता। इसकी थ्योरीज है मल्टीपल कि जी हार्मोन आपके कम हो जाते हैं इसलिए होता है, रीअवेकनिंग के नाम से, एजिंग के नाम से, और बहुत से स्ट्रोमल एपिथेलियल कॉम्प्लेक्स रेशियो निकालते हैं, थ्योरीज हैं, लेकिन कोई भी वाजे तौर पे चीज अभी तक पता नहीं है कि ये क्यों बढ़ता है। 40 साल की उम्र के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर इसकी तशखीस करना जरूरी है कि कहीं ये ट्यूमर है या नॉर्मल ग्रोथ। इसमें किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता है, वो पेशाब आपका बंद हो सकता है जिसे रिटेंशन ऑफ यूरिन बोलते हैं। पेशाब में आपको तकलीफ हो सकती है, वक्फे वक्फे से पेशाब आए हर आधे घंटे बाद। ऐसा हो सकता है कि रात को उठ के आपको पेशाब करने जाना पड़े, 2 से ज्यादा दफा अगर आप उठ को जाना पड़े तो उसको नॉक्चूरिया बोलते हैं, वो एक प्रोस्टेट के सिम्टम हो सकता है। अर्जेंसी हो सकती है कि एकदम भाग के जाना पड़े पेशाब। नॉर्मल आदमी का तो मसाना भरता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता महसूस होता है, उससे फिर जाते हैं। इन लोगों में होता है कि एकदम इनको भागना पड़ता है, पेशाब टपक सकता है और धार कमजोर हो सकती है, जोर लगाना पड़ सकता है धार के अंदर। और ऐसा हो सकता है कि आप जाएं अपने पेशाब करने तो आपको पेशाब ना आए, हेजिटेंसी जिसे बोलते हैं वो हो सकती है, और मल्टीपल धारें हो सकती हैं इसके अंदर। खून आ सकता है आपके पेशाब के अंदर, और पेरिनियम और नीचे जो आपका एरिया है जेनाइटल्स का, उधर आपको दर्द भी हो सकता है इसके अंदर। जब आपको ये सिम्टम्स हो तो फिर आपने डॉक्टर को जाके दिखाना है, तो वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपको मुआयना करेंगे। आपका मुआयने के अंदर इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है DRE, जिसे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन बोलते हैं, और उसमें एक आपकी उंगली जो है जिसको डिजिट बोलते हैं, वो आपके पखाने के रास्ते डाल के गुदूद का मुआयना किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको जो ये गुदूद बढ़ रहा है वो नॉर्मल है या ट्यूमर की तरफ जा रहा है। अगर उसमें नोड्यूल हो या सख्ती हो, हार्ड हो वो, तो वो ट्यूमर की तरफ जा रहा है। वैसे ही नॉर्मली इलाज हो रहा है तो ये हर मर्द में बढ़ेगा, तो इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। और टेस्ट कराने होते हैं। बेसलाइन टेस्ट के बाद, जिसमें CBC और UC और पेशाब का टेस्ट, इन्फेक्शन रूल आउट करने के बाद, यूरिन DR के बाद, फिर एक UFM टेस्ट होता है जिसमें हम एक आर्टिफिशियल कमोड टाइप की एक चीज होती है, उस पर आपको खड़े होकर पेशाब कराते हैं और एक ग्राफ बनता है ECG की तरह, जिससे पता चलता है कि आपकी धार कैसी थी। फिर उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि जो आपने अपना पेशाब किया है उसके बाद आपका मसाना जो है वो पूरा खाली हुआ है या नहीं। उसके बाद भी अगर तशखीस आपने और करनी है तो एक सीरम PSA के नाम का टेस्ट होता है जो कि खून से होता है आपका। वो आपको थोड़ा स्पेसिफिक इतना नहीं है, लेकिन वो आपको ये बता देता है कि ये कहीं कैंसर की तरफ जा रहा है या नॉर्मली आपका प्रोस्टेट बढ़ा है। तो PSA का टेस्ट हर मर्द का 40 साल के बाद अब अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन रिकमेंड करती है। पहले 50 साल की उम्र के बाद सालाना एक ये टेस्ट होना जरूरी था। अगर फिर भी आपकी तशखीस नहीं हो पा रही तो फिर एक सिस्टोस्कोपी होती है, आपके दूरबीन से पेशाब के रास्ते का मुआयना किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि कहीं गुदूद तो नहीं बढ़ा हुआ, और बढ़ा हुआ है तो किस टाइप का बढ़ा हुआ है। अगर ये सारे चीजें नॉर्मल आ रही हैं और फिर भी आपको ये तकलीफ रह रही है तो यूरोडायनेमिक स्टडी होती है, उसमें कुछ प्रोब आपके पेशाब के रास्ते, पखाने के रास्ते पे लगाए जाते हैं और फिर आपसे पेशाब कराया जाता है, खांसी कराई जाती है और देखा जाता है कि ये कहीं न्यूरोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है जिसकी वजह से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सबसे आखिर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है IPSS स्कोर। IPSS स्कोर जो है इंटरनेशनल प्रोस्टेट स्कोरिंग सिस्टम है, ये एक परफॉर्मा होता है, वो आपको दिया जाएगा। उसमें 7 सवाल होते हैं, वो आपने खुद फिल करने होते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस में होते हैं और आप वो खुद फिल करते हैं। और इस पे एक चीज होती है बॉदरसम है कि आपको ये कितना सता रही है सारी तकलीफ और बीमारी। तो अगर वो बॉदरसम बहुत ज्यादा हो तो फिर इसका इलाज जो है वो प्रिस्क्राइब किया। अगर ये सारी चीजों से आपकी तशखीस हो गई है फिर इसका इलाज होता है। सबसे पहली चीज होती है इसमें वॉचफुल वेटिंग। आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइज, वेट कम करें, फिट हो जाए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक चीज होती है जिसमें आपके शुगर लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड प्रेशर, काफी चीजें एबनॉर्मल होती है मोटापे की वजह से। उन सब चीजों को कम किया जाता है, उससे भी इसके सिम्टम्स बहुत बेहतर होते हैं। हमें ये असेस करना होता है उसके बाद आपके सिम्टम कितने बुरे हैं, बॉदरसम तो नहीं है, कितने बुरे हैं। तो फिर हम सेल्फ केयर एक चीज कहते हैं। सेल्फ केयर के अंदर ये होता है कि आपने रात को कॉफी और अल्कोहल, शराब का इंटेक बंद कर देना होता है। 2 घंटे पहले सोने से आप पानी अपना बंद। एडवाइस ये की जाती है आपको कि वक्फे वक्फे से खुद ही जाके पेशाब कर लें ताकि आपका ब्लैडर जो है वो ट्रेन हो जाए इस चीज के लिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल फुल हो और फिर आप एम्प्टी करें तो फिर थोड़ा पेशाब भी रह जाएगा उसके अंदर। रेगुलर वॉइडिंग कहते हैं। नींद आपने अपनी पूरी करनी है और एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया आपको करनी है 30 मिनट रोजाना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। स्ट्रेस को आपने काबू में रखना है। स्ट्रेस में भी ये चीज बढ़ जाएगी और रिटेंशन भी अक्सर लोगों को स्ट्रेस की वजह से हो जाती है, जिसे एंजाइटी रिटेंशन बोलते हैं। अगर इन सारे सिम्टम से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आपको बॉदरसम सिम्टम्स हैं, इरिटेटिव, बिल्कुल आप सतह बहुत परेशान हैं इन सिम्टम्स की वजह से, तो फिर सर्जरी एडवाइस की जाती है इसके अंदर। सर्जरी हर मरीज को नहीं एडवाइस की जाती, पहले मेडिसिन एडवाइस की जाती है, फिर सर्जरी एडवाइस की जाती है। अगर ये बॉदरसम सिम्टम्स आपको चल रहे हैं तो आपको मेडिसिन एडवाइस की जाती है। मेडिसिन में एक होती है अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर ये वही बीमारी है जो यूरेट्रिक स्टोन्स में भी हमने आपको बताया था रिलैक्स करती है। प्रोस्टेट और ब्लैडर नेक जो मसाने के मसल्स है ना, उनको रिलैक्स कर देती है, और जो गुदूद प्रोस्टेट के मसल्स हैं उनको भी रिलैक्स कर देती है। जो नाली जो कंप्रेस हो रही होती है ना आपकी, वो रिलैक्स हो जाती है। तो आपके पेशाब के सिम्टम्स
जो है वो बेहतर हो जाते हैं। इससे इसको 3 से 7 दिन खाने के बाद इसमें फायदा आना शुरू होता है और ये रात को हम एडवाइस करते हैं कि लोगों को खाएं। एक और मेडिसिन होती है जिसे फिनेस्ट्राइड और ड्यूट्रिस्ट्राइड कहते हैं। ये आपके हार्मोन्स को कम करती है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है उससे। इसका फायदा ये कि ये आपके प्रोस्टेट का हुदूद का साइज भी छोटा करती है और सिम्टम्स भी बेहतर करती है, लेकिन इसके जो फर्क आना शुरू होता है 3 से 6 महीने के बाद आना शुरू होता है। तो ये सारी दवाइयां आपको लंबे टाइम के लिए खानी होती है और रोजाना खानी होती है, वरना इसका इफेक्ट अच्छा नहीं आता। कुछ होती है हर्बल मेडिसिन, 100 पालमिटो के नाम से होती है, उसको भी कहा गया है कि पजीराई मिली है, लेकिन कोई इतनी वाजे रिसर्च नहीं है इसके बारे में। जब ये सारी चीजें हो जाएं और आपको तब भी सिम्टम्स सही नहीं हो रहे हो, और मैं जो आपको कुछ इंडिकेशंस बताने वाला हूं कि जिसके अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो फिर आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। उसके अंदर आपको इन्फेक्शन है, रिटेंशन है, आप दवाइयां खा रहे हैं लेकिन आप पेशाब आपका फिर भी बंद हो रहा है, रात को आपको उठ के जाना पड़ा, इरिटेटिव है, बॉदरसम सिम्टम्स है, आपको बहुत आप परेशान हैं इन सिम्टम्स कैसे, तो फिर आपकी सर्जरी की तरफ लेके जाया जाता है। और अगर आपको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं, खून आ रहा है पेशाब में, पेशाब बंद हो रहा है, मसाने में पथरी बन रही है, गुर्दे के आपके फेल हो रहे हैं क्योंकि आपका पेशाब बाहर नहीं आ रहा और बैकफ्लोगिया से ऊपर गुर्दे की तरफ जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी से बोलते हैं, तो उस ये सारी इंडिकेशंस है रफ, जिसके अंदर फिर आप ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। मल्टीपल तरह के ऑपरेशन होते हैं इसके अंदर। जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड है वो TURP है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन, दूरबीन के जरिए जाके उसको हम काटते हैं। लेकिन एक चीज अगर इस मौके पे आपको ना बताएं तो गलत होगा, इसमें प्रोस्टेट का साइज देखते हैं। जैसे मैंने बताया एक अखरोट के साइज का प्रोस्टेट होता है, तो इसका जो साइज है वो 25 ग्राम नॉर्मली होता है। अगर ये 25 से 30 ग्राम है तो फिर TUIP करते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल इंसिजन। इसमें हम अंदर जाते हैं दूरबीन के जरिए और आपका जो वदूद है उसको 2 इंसिजन दे देते हैं, 9 o'clock और 3 o'clock, 4 o'clock और 7 o'clock, 2 इंसिजन हम दे देते हैं, जिससे हम आपके ये जो रुकावट है उसको खोल देते हैं। अगर आपका प्रोस्टेट का साइज 30 से 80 ग्राम है तो फिर TURP गोल्ड स्टैंडर्ड, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें दूरबीन से जाके आपके वदूद को काट दिया जाता है। बाद में इसके फायदा यह है कि हम इसकी बायोप्सी चिप्स निकाल लेते हैं और बायोप्सी के लिए भी भिजवा देते हैं कि अल्लाह ना करे कहीं इसमें ट्यूमर या कोई एलिमेंट तो नहीं है ऐसा। और एक पेशाब की नलकी आपको डाल दी जाती है जो कि 48 आवर्स 3 दिन से लेकर 7 दिन के बीच में वो रहती है और फिर उसको निकाल देते हैं और फिर आप पेशाब करने लगते हैं। और छोटी मोडालिटीज ऐसी भी हैं जैसे टूना, टम्प्ट, रेजिन और लेजर की टर्मिनोलॉजी से करते हैं। वो नई टेक्नोलॉजीज हैं, इनमें लेजर बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है और उन लोगों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिनको ब्लीडिंग के डिसऑर्डर हो या दूसरे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और जल्दी से उनका ऑपरेशन करना हो। तो ये टूना और टम्प्ट ऐसे प्रोसीजर हैं जो आपको शायद थोड़ा बेहोश और गुनूदगी में भी किया जा सकता है, तो इसलिए ये प्रोसीजर। अगर प्रोस्टेट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, 80 ग्राम से ऊपर हो गया या 100 ग्राम से ऊपर हो गया, तो फिर ओपन प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं एक चीज, जिसमें चीरा लगा के आपको ऑपरेशन करके उस वदूद को निकाला जाता है। वो मसाने के थ्रू भी निकाला जा सकता है, पीछे से मसाने के रीटोपेरिटोनियल भी निकाला जा सकता है। और अब इसमें जैसे जैसे जिद्दत आ रही है तो लेप्रोस्कोपिक और अब रोबोटिकली भी ये आपकी प्रोस्टेक्टमी हो सकती है, जिसमें आपको अगले दिन ही घर भेजा जा सकता है। भी यही फायदा है कि इससे भी हमें बायोप्सी मिल जाती है और बायोप्सी बाद में टेस्टिंग के लिए। सब प्रोसीजर्स के बाद आपको एक पेशाब की नलकी डालते हैं, वो मैंने आपको बताया है कि 3 से 7 दिन तक वो रहती है नलकी। और ये जो TURP है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, वो आपको बताना जरूरी है। इससे आपकी मर्दाना कुव्वत जो है वो कम हो सकती है ऑपरेशन के बाद, और आपके जो है बच्चा पैदा करने की कुव्वत भी कम हो सकती है, क्योंकि इसमें आपकी जो मनी है जो कि सीमेन है वो मसाने की तरफ भी जाती है। और ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पेशाब टपक सकता है, इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है आपको, लेकिन ये हर मरीज में नहीं होता, कुछ मरीज में हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें ऑपरेशन से पहले आपको पता होना जरूरी है।